तो बच्चों, आज इस फ्री ऑनलाइन की श्रेणी में ही हम आज पर्यावरण को बताएंगे। पर्यावरण आपके सिलेबस के साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी, टीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्यावरण के सवाल पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण सवाल हैं, 100 परीक्षाओं में आने वाले सवाल, और साथ ही आपके लिए पर्यावरण की जानकारी से अवगत कराएंगे। अतः आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर जाकर लगी और काफ़ी वीडियो को संबंधित देखें उन्हें, और जिससे ज्ञान प्राप्त करें। तो चलिए, आज हम पर्यावरण की क्लास पढ़ते हैं। पर्यावरण 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, ग्रीष्मकालीन अवकाश विशेष चल रहा है। ये आपके लिए फ्री ऑनलाइन सेवा चल रही है मेरे द्वारा। तो इस तरह हम लगातार प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न 1, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस निकला है 5 जून को। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले बहुत 100 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैंने ये संकलन किया है। तो आप पूरी क्लास को अच्छी तरह से पढ़ें, ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखें। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 1 माह पहले अप्रैल में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और ठीक 1 माह पूर्व 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? ये नाइट्रोजन है, 78% होती है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रतिशत कितना है? ये वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है। तो 21 और 78 कितना हो जाता है? 99। बाकी 1% में काफ़ी गैसें, अक्रिय गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है इसमें, और आर्गन वगैरह भी है, सल्फर भी है, और बाकी गैसें 1% के अंदर आती हैं इसमें। अगला सवाल देखेंगे, 6 नंबर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है? तो आपको पता है, ये सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं, उनको ये ओजोन परत लगी हुई है हमारे क्षोमंडल में। तो एक लेयर के रूप में ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अल्ट्रा वायलेट किरण रेज बोलते हैं इन्हें। ये हमें सीधे जो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती हैं उससे हमें बचाती है, जिससे ये त्वचा कैंसर की संभावना होती है। प्रश्न नंबर 7 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। चिपको आंदोलन, ये भी पर्यावरण से है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में था ये। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वृक्षों की रक्षा से है। इसमें ऐसा हुआ है, उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा थे, तो वृक्षों का कटान हो रहा था। वृक्षों के कटान की वजह से ही पेड़ों से लोग चिपक कर अपने पेड़ों को बचाया था उन्होंने। बहुत प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था ये, जिससे पेड़ों को सरकार काट रही थी, तो उसे बचाने के लिए इन लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उन पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ों से चिपक गए थे। बता रहे थे कि हमें पेड़ से पहले हम लोगों को से गुजरना होगा तुम्हें। तो इस तरह पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन पर्यावरण के इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्क है ये। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, लद्दाख में। एरिया के हिसाब से है, ये सबसे बड़ा है एरिया में, लद्दाख में पड़ता है। अब नया राज्य बना है, तो लद्दाख में पड़ने वाला हेमिस नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना अगर नेशनल पार्क पूछे तो वो कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, हैरी नेशनल पार्क था, और ये 1934 में। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है ये, उत्तराखंड में पड़ता है, नैनीताल। अगला सवाल है, सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन डेल्टा में, जैसा आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है। गंगा नदी जब महासागर में गिरती है समुद्र में, तो वहाँ डेल्टा के रूप में बन जाता है, बहुत बड़ा डेल्टा है। ये सुंदरवन नेशनल पार्क है वहाँ, तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला सवाल है 11, ग्रीन हाउस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं, जो पिछली कक्षाओं, पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं, और आप किसी भी परीक्षा को उठाकर देख लीजिए, उसमें से 5 से लेकर 10 सवाल पर्यावरण से संबंधित आते हैं। और आपके आगामी टेट परीक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैस कौन सी है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। CNG, आप देख रहे हैं वाहनों में ये भरी जाती है, और इसका पूरा नाम है
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं प्राकृतिक संपीड़ित गैस। एलपीजी का पूरा नाम, कभी कभी ये भी आ जाता है क्वेश्चन में, जो हमारे घरेलू सिलेंडर में भरी जाती है, तो इसका नाम जानो। इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। अगला क्वेश्चन है 14वां, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? आप जानते ही हैं, हम अपनी जो सांस लेते हैं तो उसमें कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं, हमने आपको कक्षाओं में भी बताया था। और जो हम जो छोड़ते हैं गैस, वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। इसका अणुसूत्र होता है CO2। और जो पेड़ पौधे हैं वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन, और ग्रहण कौन सी करते हैं प्रकाश संश्लेषण में? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। सौर सूर्य से बना है, ये सूर्य से अगर प्रत्यय लगेगा इसमें तो क्या हो जाएगा? सौर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह ये सौर ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी बोलते हैं इसको। बड़े बड़े पैनल भी लाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं इसमें सूर्य और ऊर्जा के लिए सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ऊर्जा है। अगला देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न 16, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है अम्लीय वर्षा का। तो ये सल्फर जो डाइऑक्साइड होती है, वायु में घुली रहती है, बरसात होती है तो पानी की बूंद इसके ऊपर से गुजरती है, तो इसमें मिलकर ये सल्फर डाइऑक्साइड की वर्षा बोलते हैं इसको। तो जमीन में देखा होगा तुम्हें, सफेद सफेद पड़ जाती है मकानों पर, आपने देखा है को जो व्हाइट व्हाइट कलर के पट्टी सी बन जाती है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड डैमेज करता है, ठीक है, ईंटों को, पत्थरों को। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा का अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, TGT PGT में और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी आया था, और सभी परीक्षाओं में के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सारे देख रहे हैं, अब सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब चालू हुआ था? कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। अगला प्रश्न है, रेड बुक डाटा। रेड बुक डाटा में आप समझिए, इसमें जो संकटग्रस्त होते हैं वो प्रजाति है, उसको जो रीडिंग किया जाता है, इसमें नोट किया जाता है। तो ये रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? संकटग्रस्त प्रजातियों से। जो हमारे विश्व में जो संकट में है, प्रजातियों नष्ट हो रही हैं, उनको बचाने के लिए रेड डेटा बुक यूज की जाती है, उसमें उनका उल्लेख किया जाता है। सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? वर्षा का जल। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। आप जानते ही हैं, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौर मंडल का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, जो इसी से हमारा पृथ्वी के चारों तरफ ये चक्कर लगाता है, और प्राकृतिक उपग्रह बोलते हैं इसको, चंद्रमा को। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो रेन गेज कहते हैं, ठीक है। इससे बताते हैं कि इतनी मिमी वर्षा हुई है, तो रेन गेज एक यंत्र होता है, इससे वर्षा का माप होता है। अगला प्रश्न है, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? तो आपको पता है, प्रकाश चाहिए, और पानी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक। इसी से ये प्रकाश संश्लेषण में अपनी क्रिया द्वारा ये भोजन बनाते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए 26वां, वायुमंडल का मुख्य कारण क्या है? तो धुआं और हानिकारक गैसें हैं, ये वायु को प्रदूषण करती हैं। इसमें CO होता है, C होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है, और SO2 होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, जहरीली गैस होती है धुआं के अंदर ये। जल प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? तो नदियों में कचरा न डालकर हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से क्या बढ़ रहा है? तो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। प्रश्न 29, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? मृदा किसको बोलते हैं? मिट्टी को बोलते हैं, ठीक है। मिट्टी को इसका मृदा प्रदूषण का कारण है प्लास्टिक है। जिस तरह हम प्लास्टिक डाल देते हैं, वो गलती नहीं है, उसमें पड़ी रहती है, तो ये मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है, प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरक, ये केमिकल वगैरह होते हैं। और ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है, ठीक है। और डावसन, ये ध्वनि की तीव्रता नापती है, और डावसन इकाई होती है ये, डावसन, डावसन इकाई में नापा जाता है इसको।
काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत प्रसिद्ध है, आसाम में है ये गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक एक सींग का जो गैंडा होता है ना, वो नाक पर जो सींग होता है उसके, वो इसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है ये। काजीरंगा देखो आगे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, गिरी है शेर के लिए प्रसिद्ध है ये, शेर पाए जाते हैं इसमें। गिरी राष्ट्रीय नेशनल पार्क है ये, और ये गुजरात में पड़ता है। गिरी गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आगे ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अभी बताया मैंने, नैनीताल उत्तराखंड में है ये। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं, तो ओजोन परत है, ये हमारी रक्षा करती है, इसीलिए पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत को कहते हैं। ओजोन का इस सूत्र होता है O3। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं इसके अंदर। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है ये। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, तो के एम मुंशी ने की थी। अगला प्रश्न है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा पूछा जाए तो भी प्रशांत महासागर, और गहरा पूछा जाए तो प्रशांत महासागर है। अब पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है, तो ये 71% है। 71 और 29 में सारी पृथ्वी है जिसमें भूभाग है। तो इस तरह पृथ्वी का 71% मतलब तिहाई हिस्से में, 2/3 हिस्से में पृथ्वी में पानी है, जल है। अगला प्रश्न देखिए, पीने योग्य मीठा पानी कितने प्रतिशत है, तो केवल 3% है। बाकी जो समुद्र का पानी है जितना भी पृथ्वी में 71%, वो सब खारी है, उसे पीने योग्य नहीं है वो पानी। तो केवल 3% ही पानी है जिसे हम पानी पीने के योग में लाते हैं। जैव विविधता दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, 22 मई, देख रहे हैं 22 मई को, 22 मार्च को क्या था, जल दिवस था। जल, तीनों एक दूसरे से लगे, याद करना है इन्हें हमेशा। एक माह और जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, पृथ्वी दिवस होगा। और उसमें भी 22 अप्रैल को, और फिर अगला 22 मई आएगा, 1 अप्रैल, मई, और ये क्या हो गया, मार्च हो गया, ये सॉरी, मार्च, अप्रैल और ये मई। तो तीनों क्या है, ये जैव विविधता दिवस है, मनाया जाता है। तीनों एक ही माह में फिक्स डेट है, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को क्या होता है, जैव विविधता दिवस। परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण है, मिट्टी का जो कटान होता है ना, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, वनों की कटाई। हम पेड़ पौधों वनों को काट रहे हैं जिससे मिट्टी का कटान हो रहा है। ऊर्जा का नवीकरण स्रोत क्या है, तो जो नवीकरण स्रोत कौन से हैं, जो हम इस समय वर्तमान में प्रयोग में ला रहे हैं। पुराने स्रोत है जैसे कोयला है, और इसमें तेल वगैरह है, खनिज तेल वगैरह है। तो इस तरह ये गैर परंपरागत बोलते हैं इनको भी। ऊर्जा का नवीकरणीय मतलब नए नए प्रयोगों के माध्यम से हम जो ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसे नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। इस तरह आप देखो, सौर ऊर्जा पहले इसका प्रयोग नहीं होता था, तो इसमें खोज की लोग पैनल बना दिए, तो आज हम घर में लाइट के यूज में कर रहे हैं, बड़े बड़े कारखानों में भी यूज किया जा रहा है इसको। जो तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, जहाँ हवा तेज चलती है तो वहाँ एक पवन ऊर्जा के पैनल के द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो उसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा आप जानते हैं सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होती है। अगला है, कोयला ऊर्जा का कैसा स्रोत है, तो अनवीकरणीय। ठीक है, इसे हम परंपरागत भी कहते हैं। परंपरा मतलब हमारी परंपरा से चला आ रहा है पहले से ही, तो इसे हम परंपरागत कहते हैं। और ये गैर परंपरागत माने जाते हैं ये वाले। तो अनवीनीकरण, ये नई नहीं है, तो आ लग गया, ये विलोम हो गया, अनवीकरणीय होता है। आगे देखिए, पीलिया रोग किससे फैलता है, तो दूषित जल से फैलता है। टाइफाइड रोग का कारण क्या है, इसे मलेरिया कहते हैं हम लोग। गंदा पानी और भोजन टाइफाइड रोग का कारण है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, जो आंखों में होती है और शाम के वक्त, रात के वक्त कम दिखाई देने लग जाता है, वो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो विटामिन सी जो खट्टे पदार्थ हैं उनमें पाया जाता है, आंवला, नींबू। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, जो हमें नमक में भी पाई जाती है।
रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की जो फसल है, गर्मी जो सर्दियाँ में बोई जाती है। इस तरह गेहूँ की फसल होती है, वो रबी की फसल में आती है। अक्टूबर से नवंबर तक जो फसल की बुवाई होती है, वो रबी की फसल कहलाती है। तो खरीफ की फसल होती है इस समय जो चल रही है, जिसमें धान, मक्का और बाजरा आदि बोया जाता है, इसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो आपको बताया था क्लास में भी, फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम तो जो हमारे पेड़ पौधों को स्रोत पोषक तत्वों को उनकी पत्तियों तक पहुंचाता है। और तो जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम एक ऊतक है, वो करता है। प्रश्नवन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ये नेपाल में है ये चोटी, और इसे सागर माथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा। विश्व की सबसे बड़ी 8,848, समझ रहे हैं आप? एक 8,848 मीटर ऊंची हाइट है इसकी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसे सागर माथा भी कहते हैं, और ये नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न आ गया, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये अफ्रीका में सहारा मरुस्थल। और हमारे देश की बात की जाए तो हमारे देश में सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, जो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान और कुछ पाकिस्तान के हिस्से में थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है, पेड़ों की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण पेड़ों की पत्तियों का हरा रंग होता है। अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? एक प्रकार का कवक है। अगला प्रश्न, पृथ्वी समुद्री जल खारा क्यों होता है? तो लवण के कारण होता है। अब समझते हैं, साल्ट है, NaCl की मात्रा होती है इसमें। अगला प्रश्न है, वायु की गति किससे मापते हैं? तो एनोमीटर से वायु की गति मापते हैं। अगला है, भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो रिएक्टर स्केल पर मापते हैं, इसकी सीस्मोग्राफ कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाथी का गर्भकाल कितने समय का होता है? तो लगभग 22 महीने होता है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी आयु वाला जीव कौन सा है? तो इस समय सबसे लंबी आयु वाला जीव है कछुआ है। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन को भारत का क्या घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है डॉल्फिन को। तो डॉल्फिन गंगा नदी में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा जो आसाम में है। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से हम कौन सा विटामिन मिलता है? तो आपको पता है, ये सूर्य की जो रोशनी है उससे विटामिन डी मिलता है। इसी तरह आपको जो सूर्य की प्रकाश में आपको खड़े रहने की सलाह दी जाती है, जिससे आपको विटामिन डी मिलती है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है। हड्डियों की मजबूती के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर है, ये जांग की हड्डी है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अब अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये स्टेप्स है, कान की हड्डी होती है, और इसे आप दबा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होती है। कान के जो लेयर में जो हड्डी होती है उसी को हम स्टेप्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो जैसे आपने जाना, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, और सबसे छोटा है बुध है, और सूर्य के सबसे निकट भी है ये बुध ग्रह। फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी आती है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, और इसको
पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, याद रखना इसको, पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन भी शुक्र तारा को कहा जाता है। प्रश्न 79, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो ये बुध है, अभी पिछले प्रश्न में बताया। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो प्रकाश इस गति से हमारी पृथ्वी पर आता है और इसे लगभग 8 मिनट और कितना 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी पर आने में समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत माने सफेद है, तो श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से। अगला है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं क्रांति के आधार पर। तो समझिए, श्वेत दूध से होती है, नीली मत्स्य, पीली क्रांति तिलहन से होती है और हरित क्रांति खाद्यान्न गेहूं उत्पादन से है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। किस गैस को प्राणवायु कहते हैं? आप जानते हैं ऑक्सीजन गैस है, हम जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो वही प्राणवायु है। अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ें क्या सोखती हैं? तो आप जानते हैं पौधों में पानी देते हैं, खनिज लवण देते हैं, वो सूख कर हमें जाइलम के माध्यम से जो पौधों के अन्य हिस्सों पर पहुंचती हैं। तो पौधों की जड़ें क्या सोखती हैं? खनिज और लवण। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम, मेघालय में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। गिरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। 92वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, केवलादेव पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव, जिसे भी घना पक्षी विहार भी कहते हैं, घना पक्षी विहार। ठीक, तो ये केवलादेव पक्षी विहार और चाहे घना पक्षी विहार एक ही नाम है इनका। तो ये पड़ता है राजस्थान, भरतपुर में पड़ता है, राजस्थान के भरतपुर जो मथुरा के पास ही है, कभी मौका लगे तो देखना। सरिस्का अगला टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये भी राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। अगला है दुधवा नेशनल पार्क, बहुत प्रसिद्ध, ये हमारे उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। ये कहाँ है? सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो अब जानते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, एक दिन पहले से। अगला प्रश्न है 97, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो पिछला भी प्रश्न आपने दोहरा दिया या, तो ये आपने पिछले प्रश्न में जाना, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है सौर ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? अब जब मिट्टी का कटान होता है तो किससे रोका जाता है? वृक्षारोपण लगाकर, लोग पेड़ काटते हैं तो जिससे क्या मृदा अपरदन बढ़ता है। बस इसका क्या करें, पेड़ लगा देंगे तो मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव नहीं होगा, इसलिए वृक्षारोपण पर सरकार प्रोत्साहन करती रहती है। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न 99, सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? तो वर्षा का जल। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ये हाइड्रोजन को कहा जाता है, इसका प्रतीक जानते हैं। भविष्य में भी हाइड्रोजन से काफ़ी ऊर्जा के स्रोत के लिए खोज की जा रही है और इसे बड़े बड़े प्लांटों में, कार्यों में, उद्योगों में आगे भविष्य का ईंधन कहा जाएगा, तो हाइड्रोजन का प्रयोग होगा। इस तरह बच्चों आपने पर्यावरण के 100 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ा, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में ही आए हुए हैं और आपके लिए ये